तो हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मज़े की बात करते हैं। जी जनाब, आज के लेक्चर में हम देखेंगे लेआउट की टैब के अंदर क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं और उनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़े की बात यह है कि लेआउट की टैब के अंदर से मार्जिन, ओरिएंटेशन, पेपर साइज, ये 3 चीज़ें हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। हम आगे चलते हैं और देखते हैं कॉलम्स को। आपने भी देखा है कि डाटा जो है ये हमारे पास किस तरह से मौजूद है। हम इसको डिफरेंट कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी क्लिक ऑन सम डाटा, अगर आप कुछ पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करते हैं और इन पैराग्राफ्स को आप एक की बजाय 2 या 3 कॉलम्स में लिखना चाहते हैं। 2 या 3 कॉलम्स में लिखने से क्या मुराद है, आप कॉलम्स के ऊपर क्लिक करें, 2 कॉलम्स पे क्लिक करें, तो अभी आपका डाटा 2 कॉलम्स में लिखा गया है। ऐसे कि डाटा लिखा 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 जहां पे एंड हुआ, इसके बाद उससे अगली चीज जो है वो इस कॉलम में आ गई और ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने टेक्स्ट ऐसे एडजस्ट किया है कि आपके 2 सेम साइज के, 2 सेम हाइट के कॉलम्स बन गए हैं। ठीक है, लेट सपोज मैं इधर से कुछ डाटा इतना सारा डिलीट करता हूं, तो आप देखेंगे कि दोनों ही कॉलम्स छोटे होके फिर दोबारा बराबर साइज के कॉलम्स बन गए। और जब मैं कोई डाटा ऐड करूंगा तो देखिए दोनों कॉलम्स जो है वो फिर दोबारा बड़े होके तो आपके इस तरह से एडजस्ट हो गए। तो डाटा को कॉलम्स में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू सेलेक्ट द डाटा फर्स्ट एंड देन यू कैन कन्वर्ट इट टू द कॉलम्स। फॉर एग्जांपल मैं डाटा को सिलेक्ट करता हूँ एंड आई वांट टू कन्वर्ट इट टू द 3 कॉलम्स। ठीक है, आई वांट टू कन्वर्ट इट टू द लेफ्ट कॉलम। लेफ्ट कॉलम क्या होता है, लेफ्ट साइड पे छोटा कॉलम और राइट साइड पे बड़ा कॉलम, लेकिन डाटा ऐसे ही आएगा। आप ऐसे 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 पढ़ते जाएंगे। व्हेन योर कॉलम इज कंप्लीटेड तो फिर आप अगले कॉलम की तरफ जाएंगे और अगला कॉलम का टेक्स्ट जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है जी, कॉलम्स में राइट कॉलम होता है। कॉलम्स के अंदर कुछ ऑप्शंस हो सकती हैं। मोर कॉलम्स के ऊपर अगर आप जाएं तो ये बड़ा मजे का एक फॉर्मेट है। आप उसे बताएं कि आप कितने कॉलम्स रखना चाहते हैं। लेट सपोज मैं 6 कॉलम्स का डाटा रखना चाहता हूँ। वैसे तो 6 कॉलम्स जो है इतनी थोड़ी सी जगह में अच्छी बात नहीं है, लेकिन चले मैं लेट सपोज के 6 कॉलम्स में डाटा रखना चाहता हूँ। तो वो मुझसे पूछेगा बताओ डू यू वांट टू ऐड ए लाइन बिटवीन द कॉलम्स। मैं कहूँगा यस आई वांट टू ऐड लाइन बिटवीन द कॉलम्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद ना वो ये पूछता है कि बताओ कि कॉलम्स की विड्थ कितनी होगी और 2 कॉलम्स के दरम्यान में स्पेसिंग कितनी होगी। पहले कॉलम की विड्थ कितनी है और पहले और दूसरे के दरम्यान में स्पेसिंग कितनी रखना चाहते हैं। दूसरे कॉलम की विड्थ कितनी है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे और दूसरे और तीसरे कॉलम के दरम्यान की स्पेसिंग जो है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू डिफाइन द कॉलम विड्थ एंड कॉलम स्पेसिंग एवरी टाइम। तो आप क्या करें, इक्वल कॉलम विड्थ के ऊपर क्लिक कर दें। इक्वल कॉलम विड्थ का मतलब ये होगा कि हर कॉलम 0, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने खुद ही कैलकुलेट करके बताया कि हर कॉलम अब 0.91 इंचेस का होगा और इसकी स्पेसिंग 0.21 इंचेस की होगी। हाँ, स्पेसिंग में कम कर सकता हूँ। जैसे मैं स्पेसिंग कम करूंगा विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। इफ आई सेट द स्पेसिंग टू 0.1 तो उसकी विड्थ जो है वो 1 हो जाएगी। ठीक है जी, अच्छा ओके करते हैं। तो ये देखें जनाब, आपके पास अब 1 2 3 4 5 और 6 कॉलम्स हैं। नॉर्मली जब आपके पास इतने सारे कॉलम्स होते हैं ना, तो इसका ज़्यादा फायदा तब होता है जब आप इसका फॉन्ट साइज मजीद छोटा कर लें। लेट सपोज कि मैं इसका फॉन्ट साइज ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है जी, फॉन्ट साइज छोटा कर लिया। आप अगर देखें इसमें जस्टिफाई अलाइनमेंट है, मैं इसकी राइट अलाइनमेंट कर लेता हूँ। तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा न्यूज़पेपर टाइप का आपका फॉर्मेट बन गया कि 6 कॉलम्स हैं, 6 कॉलम्स में आपने डाटा लिखा हुआ। यू कैन नॉट डिसाइड बाय डिफॉल्ट कि एक कॉलम में कितना आएगा। वो ऑटोमेटिकली आपके सारे डाटा को सारे कॉलम्स में डिवाइड करता है और उतना कॉलम की विड्थ रख लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत सारा डाटा इसमें मजीद ऐड करेंगे तो सिर्फ एक कॉलम बड़ा नहीं होगा, सारे कॉलम्स इक्वली बड़े हो जाएंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो सेंस करता है और ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है कि आपके कॉलम्स के अंदर डाटा कितना होना चाहिए। ठीक हो गया जी, अच्छा। बट यू कैन स्टिल टेल कि यार कौन से पैराग्राफ में या कौन से पेज के ऊपर जो है ना वो आपने कितना टेक्स्ट रखना है, कौन से कॉलम में कितना टेक्स्ट रखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये कॉलम जो है ना ये यहाँ पे ब्लॉक्स के बाद खत्म हो जाए। आप एंटर करते रहेंगे तो वो चला जाएगा आगे, सारा डाटा जो है वो आगे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर फर्ज करें कि आप कहीं से कोई डाटा डिलीट करते हैं तो वो फिर दोबारा जो है वो आपके पास वही वाली प्रॉब्लम आ जाएगी कि आपके पास जो है वो एडजस्टमेंट होना शुरू हो जाएगी। इफ़ यू वांट कि एक कॉलम के अंदर एक डाटा एक खास किस्म का है तो आपको उसको मैनुअली एंटर शेंटर करके एडजस्ट कर लेना चाहिए। खैर इसका और भी तरीका होता है लेकिन वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये जनाब हमारे पास कॉलम्स आ गए हैं। आप इन कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं। कॉलम्स के बाद वाला जो डाटा है वो अगेन वैसे ही रहेगा। तो जिस जिस डाटा को आपने कॉलम में कन्वर्ट करना है यू हैव टू सेलेक्ट दैट एंड कन्वर्ट इट टू द कॉलम्स। दैट्स इट फॉर कॉलम्स। कॉलम्स के अंदर कोई और मजीद साइंस नहीं है। आप अपने कॉलम्स को एडजस्ट करके
डिफरेंट टाइप के कॉलम्स देख सकते हैं कि उनमें कैसे कैसे डाटा आता है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। इस डॉक्यूमेंट को मैं कंट्रोल Z प्रेस करके रखता हूँ, सारी फॉर्मेटिंग इसकी खत्म कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट फिर दोबारा मेरे पास वापस ओरिजिनल शेप में आ गया है। कॉलम्स के बाद होते हैं जी ब्रेक्स। ब्रेक हमने देखा था, पेज ब्रेक देखा था, ठीक है, वो हमें पता है कि हम कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं तो पेज ब्रेक आ जाता है। पेज ब्रेक को मैं दोबारा बता देता हूँ। लेट्स सपोज इफ यू वांट टू ब्रेक योर पेज है, आप चाहते हैं कि ये पेज जो है यहाँ पे खत्म हो जाए और ये चीज़ जो है ये नए चैप्टर से स्टार्ट हो, तो आप कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं, जिससे ये चीज़ जो है ये नए जो पेज है ना उससे स्टार्ट हो जाती है, वो पुराना पेज वहीं पर खत्म हो जाता है। लेट्स सपोज के पीछे डाटा एंटर करते करते आप ऐसा काम कर लेते हैं कि आप मजीद उस पेज पे भी चले जाते हैं, तो जैसे ही आप उस पेज पे जाएंगे वो जो था वो उससे अगले पेज पे भाग गया। ठीक है, तो ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पेजिनेशन ऑप्शंस में भी इसी तरह का एक आउटकम देखा है। वो सेम ऑप्शन नहीं थी, वो पेजिनेशन ऑप्शन थी, ये पेज ब्रेक है, उसमें था पेज ब्रेक बिफोर, तो लेकिन रिजल्ट आपको सेम ही नजर आ रहा है क्योंकि है तो दोनों में पेज ब्रेक ही जो लगा हुआ है। तो पेज ब्रेक क्या होता है? पेज ब्रेक होता है कि जहां पे आपका कर्सर है वहां पे पेज को तोड़ दिया जाए और अगली चीज अगले नए पेज से स्टार्ट हो। सेम गोज विद द कॉलम्स ब्रेक, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज इफ यू हैव ए डाटा, आप इस डाटा को ज़रा पॉपुलेट कर लें, मैं ज़रा ज़्यादा बड़ा डाटा कर लेता हूँ। इसके बाद इसको कॉलम्स में कन्वर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल 3 कॉलम्स में। ठीक है, कॉलम्स का मज़ा नहीं आया, मोर कॉलम्स में जाते हैं, एक तो इनके बीच में लाइन डालते हैं और दूसरी इनकी स्पेसिंग थोड़ी सी कम करते हैं, तो ये जनाब हमारे पास 3 कॉलम्स बन गए। इफ़ आई वांट कि ये वाला जो कॉलम है ये वाला यहाँ पे ख़त्म हो जाए पहला कॉलम और बाकी सारा कुछ दूसरे कॉलम में चला जाए, तो मैं यहाँ पे कॉलम ब्रेक डाल सकता हूँ। ठीक है जी, तो मैंने कॉलम ब्रेक डाली और बाकी सारा जो है वो अगले कॉलम पे डाटा चला गया। और अगर मैं चाहता हूँ कि दूसरा कॉलम जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाए, फॉर एग्जांपल लुक के ऊपर, तो मैं यहाँ पे जाके फिर दोबारा ब्रेक्स के अंदर जाके कॉलम ब्रेक लगा सकता हूँ। तो ये इस तरीके से मैं जहाँ पे अपना कॉलम तोड़ना चाहूँ वहीं पे टूटेगा। अब फॉर एग्जांपल अगले सेल में डाटा आए ना आए, अगला सेल जो है वो ख़त्म हो जाए, अगला सेल जो है या पीछे वाला सेल मर मुर जाए, जो मर्जी हो जाए, पिछले सेल में पिछले कॉलम में एक लाइन भी क्यों ना रह जाए, ये डाटा पीछे नहीं जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे कॉलम ब्रेक लगा दिया है। ठीक है जी, सेम गोज विद टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग हम लोगों ने पढ़ ली है और यहाँ पे हमने नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक भी पढ़ लिया था। कंटिन्यूअस इवन पेज और आउट पेज सेक्शन ब्रेक अभी मैं आपको नहीं करा रहा, ठहर के कराऊंगा। इंडेंटेशन और स्पेसिंग ये वही है जो होम के अंदर आपने यहाँ पे इंडेंटेशन और स्पेसिंग देखी थी, ये इंडेंटेशन है, ये लाइन स्पेसिंग है, ये सारी वही चीजें हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, तो लेआउट्स में उन्होंने दोबारा से डाली है। जब आप कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन, टेक्स्ट रैपिंग, स्विंग फॉरवर्ड सेंड बैक, ये वही सारी चीजें जो हमने ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करते हुए पढ़ी थी। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग लेआउट की टैब के अंदर भी देयर इज नथिंग डिफिकल्ट, हम लोग इसको इतना जो है ना वो इजीली कर सकते हैं। एक चीज जो कि हम स्किप कर गए वो थी लाइन ब्रेक, लाइन नंबर्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट के ऊपर आप लाइन नंबरिंग लगा सकते हैं। उसके लिए पहले मैं ऐसे करता हूँ कि कंट्रोल Z करके सारी फॉर्मेटिंग पेजेस के ऊपर से खत्म कर देता हूँ। मेरे पास पूरा कागज आ गया है, मैं लाइन नंबर के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं कंटिन्यूअस लाइन नंबरिंग। तो अगर आप और से देखें तो क्या हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने हर एक लाइन के साथ एक लाइन नंबरिंग दे दी है और ये लाइन नंबरिंग जो है ये कंटिन्यूअस लाइन नंबरिंग है। ठीक है, कंटिन्यूअस लाइन नंबरिंग के अलावा और क्या ऑप्शंस हो सकती हैं? आपकी लाइन नंबर हर पेज पे स्टार्ट हो नई से, 1 से स्टार्ट हो, 1 से लेकर 36, 1 से लेकर 36, 1 to 34, 1 to 27, वट एवर। तो लाइन नंबरिंग किस लिए दी जाती है? लाइन नंबर नॉर्मली इसलिए दिया जाता है कि जब हम लोग डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स का रेफरेंस देना चाहते हैं, मैं कहता हूँ कि यार आपकी मैंने असाइनमेंट चेक की है तो इसके पेज नंबर 45 की रो नंबर 27 में मसला है, तो इस तरह से इसका रेफरेंस देना आसान हो जाता है लाइन नंबरिंग अगर आप दें। डिफरेंट लीगल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जब उसके पहले ड्राफ्ट बनते हैं तो उसके ऊपर हम लोग लाइन नंबरिंग लगाते हैं ताकि इन डॉक्यूमेंट्स को रेफर करना आसान हो। ठीक है जी, तो लाइन नंबरिंग आपने लगा दी है। अच्छा जी, एक और सेटिंग होती है हाइफनेशन की। चलो हाइफनेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो इसमें कोई इतनी वो नहीं है, कोई रेलिवेंट बात नहीं। अगर आप गौर से देखें तो क्या हो रहा है कि एक वर्ड जहां पे खत्म होता है, इसकी जस्टिफिकेशन पहले मैं चेंज करता हूँ फिर आपको हाइफनेशन की समझ आएगी।
राइट लाइन है, ठीक है। आपको पता है कि आप यहाँ तक लिख सकते हैं, जो लाइन इस वक्त आपको ड्रॉ होती नजर आ रही है, आप यहाँ तक लिख सकते हैं, लेकिन वर्ड ऑफ यहाँ पे खत्म हो गया बिकॉज योर का जो वर्ड है वो थोड़ा बड़ा था। तो आप हाइफनेशन सेटिंग ऐसे कर सकते हैं कि अगर एक जगह पे एक वर्ड खत्म हो रहा है और वो वर्ड क्योंकि पूरा वहां पे नहीं आ रहा था, वो अगले पेज पे चला गया, अगली लाइन पे चला गया। लेकिन आपने कुछ पुराने नॉवेल्स में देखा होगा कि अगर एक वर्ड एक लाइन में पूरा नहीं आ रहा ना, तो उसके 3 या 4 या 5 जितने भी अल्फाबेट्स उस लाइन में पूरे आते हैं वो उस लाइन में लिखे होते हैं, बाकी अगली लाइन में चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लुक का वर्ड है और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट का वर्ड है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो लुक के सामने जो डॉक्यूमेंट का वर्ड है उसके 3 या 4 कैरेक्टर्स तो आ ही सकते थे। तो इफ यू वांट कि आप डॉक्यूमेंट में इस तरह का इम्पैक्ट लेकर आए तो आप लेआउट में जाके हाइफनेशन पे क्लिक करें, आप ऑटोमेटिक पे क्लिक कर दें, तो आप देखें कि क्या हुआ, इस पूरे पैराग्राफ के अंदर हाइफनेशन ऑन हो गई है। यानी कि इफ देयर इज ए स्पेस तो इस डॉक्यूमेंट के वो जो वर्ड है उसके 3 कैरेक्टर्स 3 अल्फाबेट्स जो है वो ऊपर आ जाएंगे और बाकी आगे चले गए, ठीक है। लेट सपोज मैं एक आध वर्ड और डिलीट करता हूं तो आप देखें कि ये यहाँ पे 4 अल्फाबेट्स उसके ऊपर आ गए हैं, बाकी नीचे चले गए हैं। ये जो बीच में डैश है ना, ये ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने डाला है, ये आपने नहीं डाला। अगर फर्ज करें कि आप पीछे से कुछ चीजें डिलीट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल हाइफनेशन। हाइफनेशन क्या होती है? हाइफनेशन होती है कि इफ देयर इज अ स्पेस ऑफ हाफ ऑफ द वर्ड टू बी अवेलेबल, अगर पेज के ऊपर, अगर एक लाइन के ऊपर आधा या आधे से थोड़ा कम या 4 या 3 या 5 कैरेक्टर्स अगर एक लाइन पे आ सकते हैं तो वो उस एक लाइन पे उतने कैरेक्टर्स डाल देता है, बाकी अगली लाइन पे चला जाता है। दिस इज व्हाट वी कॉल हाइफनेशन, ठीक है। ये बल्कि इसका लोगो भी बड़ा मजे का है, आपको नजर आएगा A-BC लिखा हुआ उसमें। हाइफनेशन नन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हाइफनेशन नहीं होगी, हाइफनेशन ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे तो हाइफनेशन हो जाएगी, और आप मैनुअल हाइफनेशन भी कर सकते हैं। हाइफनेशन की ऑप्शंस हैं, खैर इनमें इतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली अब अगर हम प्रोफेशनल जो पब्लिकेशन है उनकी बात करें तो अब हाइफनेशन इस्तेमाल नहीं होती, ये पुराने ज़माने की चीज़ें थी जो कि इस्तेमाल की जाती थी। सिमिलरली एक और चीज़ थी, चलें अब क्योंकि जिक्र हो रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। एक होता था जी ड्रॉप कैप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट की टैब में ड्रॉप कैप होता था। ड्रॉप कैप क्या होता है? आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप कुछ कोई अखबार पढ़ते हैं या कोई इस तरह की कोई चीज़ पढ़ते हैं, पहले हाइफनेशन में ऑफ कर दो, हाइफनेशन ऑफ हो गई। खैर उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन वैसे ही मैंने कहा कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा तो मैंने हाइफनेशन ऑफ कर दिए। अब हम ड्रॉप कैप की बात करने लगे। ड्रॉप कैप क्या होता था कि आपने देखा होगा कि किसी भी पैराग्राफ का जो पहला वर्ड है उसका पहला अल्फाबेट बड़ा सा करके लिखा होता था, ठीक है। अभी करके दिखा देता हूँ। ड्रॉप कैप पे क्लिक करें, ड्रॉट पे क्लिक करें, लें जी। तो ये आप इसे कैसे पढ़ रहे हैं? ओ और ये वाला एन आपस में मिला के पढ़ेंगे। ऑन द इंसर्ट टैब द गैलरीज इंक्लूड आइटम्स दैट आर डिजाइन टू कोऑर्डिनेट विद देयर ऑल लुक डॉक्यूमेंट, ठीक है। वट एवर जो भी लिखा हुआ, तो ये जो पहला अल्फाबेट बड़ा लिखा हुआ आता है इसे हम ड्रॉप कैप कहते हैं, यानी कि पहला अल्फाबेट बड़ा आ गया। अब ड्रॉप कैप की डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं। अगर आप पैराग्राफ को दोबारा सेलेक्ट कर लें एंड यू गो टू द ड्रॉप कैप, तो आपके पास एक सेटिंग ये है कि कोई ड्रॉप कैप ना हो, एक सेटिंग ये है कि पहला अल्फाबेट जो है वो पैराग्राफ के अंदर ही हो, एक सेटिंग ये है कि पहला अल्फाबेट जो है वो पैराग्राफ के बाहर हो, ठीक है। ड्रॉप कैप ऑप्शंस अभी आप देख रहे हैं कि 3 लाइंस वो खा रहा है। आप 3 लाइंस को बढ़ा के 4, 5, 6 पता नहीं कितनी लाइंस कर सकते हैं। आप इसे कम करके 2 लाइंस कर सकते हैं, 1 लाइन कर सकते हैं। खैर 1 लाइन तो फिर वही हो जाएगी जो कि ऑलरेडी है, तो 2 लाइंस कर देते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट आप इंक्रीज कर सकते हैं, जितना आप करेंगे वो उतना टेक्स्ट से दूर हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप इतनी इस्तेमाल नहीं होती और हाइफनेशन भी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती बिकॉज दीज आर आउटडेटेड सेटिंग्स, और आजकल ये जो मॉडर्न फॉर्मेटिंग्स हैं उनमें इतनी इस्तेमाल नहीं होती। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। एक चीज़ रह गई है, ये जो सिलेक्शन पेन और अलाइनमेंट है, दीज आर रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट्स। जो डॉक्यूमेंट के ऊपर आप ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट करते हैं, तस्वीरें इंसर्ट कर ली आपने, आर्ट वर्क्स इंसर्ट कर लिए, वो जो सारी चीज़ें ये जब ऊपर नीचे होती हैं तो कौन सी चीज़ ऊपर है कौन सी चीज़ नीचे आए, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपकी सारी यहाँ पे सिलेक्शन पेन और अलाइन वगैरह के अंदर होती है। तो इंशाल्लाह ये हम किसी और वीडियो में सीखेंगे। दैट्स इट फॉर लेआउट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।